तो मैं तमाम लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, भाई अफवाहों में मत आओ, गुमराहकुन बातों में मत आओ। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि नौहेरा शेख आपा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। 250 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स भरा हुआ है, इनकम टैक्स। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इतना बड़ा जो टैक्स भरा है, बिजनेस है तभी भरा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तभी कंपनी ने इतना टैक्स भरा है। और कंपनी के खिलाफ जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इसीलिए, लेकिन ये बात किसी मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं बताई, क्योंकि उन्हें वही गरम गरम जलेबी की तरह गरम गरम खबरें चाहिए, पब्लिक में पैनिक फैलाने वाली, असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने वाली, एमआईएम के दलालों को, एमआईएम को खुश करने वाली खबरें वो छापेंगे। हर बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट निजाम आज काफी दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मैं मुआज़रत चाहता हूं, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं मसरूफ था। और दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे वापस से मुतालबा किया कि भाई आप कुछ हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हमें जानकारी क्यों नहीं दे रहे। अभी भी लोग काफी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। तो लेकिन मैं वाकई में इंटरेस्टेड नहीं था कि हीरा गोल्ड को मैं और परस्यू करूं। लेकिन कल एक बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने देखा जिससे एक बड़े मजे की बात हुई, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, जिससे मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मुझे आपके सामने वापस से आना चाहिए और आपको कुछ बातें बताना चाहिए। कल आपका तो हीरा वालों ने ये कहा है कंपनी अभी भी चल रही है, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड हीरा गोल्ड वाले अब कह चुके हैं कि कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी अभी भी चल रही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज नौहेरा शेख जी जेल में है इसीलिए लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है इनका। मतलब ये चलो मान लेते कुछ देर के लिए कि कंपनी चल रही है, जैसे कि हीरा गोल्ड वालों ने कल के वीडियो में हमें बताया। इनके जो भाई है इस्माइल शेख साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी माने जो साइन करती है वो सिर्फ और सिर्फ नौहेरा शेख के पास है, उनके पास नहीं है। माने इस्माइल शेख के पास, जो इस कंपनी के नंबर 2 माने जाते थे, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ नौहेरा शेख के पास। ये जो है जमीन तकसीम की जाने वाली बात हो और कोई दूसरी बात हो, इसमें मेरा कोई पावर नहीं है भाई। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे चेक का मामला हो, कोई भी मामला हो, सिर्फ और सिर्फ आपा को अथॉरिटी है। माने इस्माइल शेख के पास, जो इस कंपनी के नंबर 2 माने जाते थे, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ नौहेरा शेख के पास है। ये दो स्टेटमेंट आपस में क्लैश करते हैं दोस्तों। ये कैसे क्लैश करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो जब दोस्तों कोई कंपनी चलती है तो लेन देन रेगुलर बेसिस पे होता है, राइट। आपको कुछ पेमेंट्स करने होते हैं, कुछ पेमेंट रिसीव करने होते हैं आपको, और ऑब्वियसली विदाउट साइनिंग अथॉरिटी के कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो जब अब नौहेरा शेख फिलहाल जेल में है तो ये साइनिंग अथॉरिटी कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अगर नौहेरा शेख के जेल में होने के बावजूद कंपनी पूरी तरह से काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, और कंपनी से पेमेंट्स दिए जा रहे हैं अपने बिजनेस के तहत और पेमेंट्स रिसीव किए जा रहे हैं, तो ये साइनिंग अथॉरिटी कौन है? जो कि इस्माइल शेख साहब ने कहा था कि साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ नौहेरा शेख है। तो भाई अब साइन कौन कर रहा है? अब कंपनी के फंड्स कौन रिलीज कर रहा है बिजनेस करने के लिए, और कंपनी के फंड्स जो कंपनी में आ रहे हैं वो रिसीव कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो नौहेरा शेख तो अंदर है, तो उस हिसाब से तो कंपनी की फंक्शनिंग भी रुक जानी चाहिए थी। लेकिन कल के वीडियो में हमें नई बात पता चली, कंपनी चल रही है अच्छे से, बंद तो हुई ही नहीं कंपनी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से कंपनी चल रही है और कंपनी दूसरों को पेमेंट्स दे रही है, कंपनी बिजनेस करती है, रॉ मटेरियल्स खरीदती है तो पेमेंट देना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स देना पड़ता है, फिर कंपनी प्रोसेस करती है, उसके बाद कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी अपने होलसेलर को देती है, वगैरह वगैरह, रिटेलर से उनके ताल्लुकात होते हैं कंपनी के। तो इन सब चीजों में कंपनी को पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कंपनी जब फंक्शन कर रही है तो लोगों को पैसे पे कर रही है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर रही? तब ये कहा जा रहा है कि साइनिंग अथॉरिटी तो अंदर है, अगर वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। मैं बताता हूं इसकी हकीकत क्या है दोस्तों। विनीत डांडा साहब
ने अब तक मैंने उनका नाम नहीं लिया था, वो हमारे प्रोफेशन के सीनियर ब्रदर एडवोकेट हैं और हमारी प्रोफेशनल एथिक्स ये है कि ही इज अ वेरी सीनियर लॉयर। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, विनीत डांडा साहब की। और विनीत डांडा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वाकई में इस इन्वेस्टर्स के पेन को रियलाइज किया और अपने एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे उन्होंने ये केस छोड़ दिया। मैं उन्हें वाकई में मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, कि कंपनी, वो चाहते थे कि नोहेरा शेख जी कोर्ट में पैसे जमा करवा दे, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही थी कि लेकिन उनको किसी दूसरे एडवोकेट ने ये बात कही है कि आप पैसे मत देना जब तक कि आप बाहर मत निकलो। मतलब इससे ये बात साबित हो जा रही है कि इनके पास या तो इख्तियार है पैसे देने का, जिस तरह से ये कंपनी चल रही है और लोगों को पेमेंट्स कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह को, होलसेलर्स वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं, उस तरह से ये इन्वेस्टर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये चाहते हैं कि नोहेरा शेख बाहर आ जाए और तब तक लोगों को पैसा ना मिले जब तक कि नोहेरा शेख बाहर आ जाए, ताकि ये लोगों में ये बात फैलाई जाए, ये पिक्चर दिखाई जाए लोगों को, ये हवा क्रिएट की जाए लोगों को कि भाई आपको पैसे इसलिए नहीं मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को पैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि नोहेरा शेख जेल में है। तो मेरा वापस से वही सवाल होता है कि चलो इन्वेस्टर्स को पैसे इसलिए नहीं मिल रहे कि नोहेरा शेख जेल में है, तो कंपनी फंक्शन कैसे कर रही है? हाउ इज द कंपनी फंक्शनिंग? कंपनी चल कैसे रही है जब पेमेंट साइनिंग अथॉरिटी, जो सिर्फ एक वाहिद साइनिंग अथॉरिटी है, वही जब जेल में है, तो कंपनी चल कैसे रही है? ये तो दोनों बातों में तजाद है ना दोस्तों, है कि नहीं तजाद? अगर जरा सी भी आपके अंदर समझ होना दोस्तों, मतलब यू डोंट नीड अ पीएचडी, यू डोंट नीड एन इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी के कितने फ्लॉज हैं, ये कंपनी किन किन मरहलों पे ये ठोकरें खा रही है, आपको ये नहीं समझ में आया। मतलब एक अंधे को भी अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड है। और एक बात बताइए दोस्तों, इतने सारे इन्वेस्टर्स सामने आ रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, अगर ये कंपनी वाकई में होती और लोगों को डिफॉल्ट कर रही थी ये कंपनी, तो जाहिर सी बात है कंपनी पे कुछ परेशानी आई तो कंपनी ने किसी एक बिजनेस पार्टनर्स, किसी कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जिससे वो कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनके सप्लाई चेन वाले होते हैं, फिर जब अपना माल कंपनी बेचती है, होलसेलर्स होते हैं जो उस माल को खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, फिर रिटेलर्स होते हैं कुछ कंपनी के जो कांटेक्ट में होते हैं। इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर डिफॉल्ट की है पेमेंट। एक बंदा सामने आके ये बात नहीं कह रहा है कि अरे हमारी भी डिफॉल्ट कर दी कंपनी। मतलब ये कि कंपनी अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को बराबर पेमेंट कर रही। अगर ये कंपनी है तो, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि ये कंपनी है, तो कंपनी अपने बिजनेस पार्टनर्स को बराबर से सारे पेमेंट्स कर रही है, लेकिन सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट्स नहीं दे रही है। कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, जिस तरह से इन लोग कह रहे हैं कंपनी अभी भी चल रही है, एकदम परफेक्टली चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बराबर कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कंपनी से पैसे दिए जा रहे हैं। तो भाई बता दे कौन से अकाउंट से दिए जा रहे हैं ताकि उस अकाउंट से इन्वेस्टर्स को भी पैसे मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी है ही नहीं, ठीक है ना। ये कंपनी किस तरह से रन करती है, फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग के हिसाब से रन करती है ये कंपनी। पॉन्जी स्कीम कैसी होती है और कैसे चलती है वो, और लोगों ने कैसा समझना चाहिए कि वो पॉन्जी स्कीम है। भाई ये रिबा है। अगर पॉन्जी स्कीम का जो सिस्टम है, जिस तरह से 1 लाख रुपए लेती है, उसके ऊपर 3-3 हजार रुपए देती है, फिक्स्ड अमाउंट देती है, बस थोड़ा सा वेरिएबल होता है, तो ये रिबा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर मुझे कार खरीदनी होगी ना, तो मैं किसी घर के एक्सपर्ट से नहीं पूछूंगा जाके कि कौन सी कार लूं, मैं उस इंसान से जाके पूछूंगा जो कार का एक्सपर्ट है। अगर मुझे कहीं घर खरीदना है ना, तो मैं उसी इंसान को जाके पकड़ूंगा जो घर का एक्सपर्ट है। तो इस तरह से आप जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनको पकड़िए ना और उनकी सलाह लेते। आप MBA से पूछते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट से पूछते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस को बखूबी समझते हैं, आप उनसे पूछते कि भाई क्या ये बिजनेस सही है, क्या ये बिजनेस हलाल है, क्या अगर पॉन्जी स्कीम है तो क्या है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, जब ये प्रॉफिट कंपनी का बुनियाद ही नहीं थी, कंपनी जमीनी सतह पे थी ही नहीं और सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम थी, फ्रॉड था,
कंपनी की फंक्शनिंग ही नहीं थी, तो फिर ये जो कंपनी आपको लौटा रही थी वो एक रिबा था और वो एक इंटरेस्ट था, ठीक है। और अल्लाह सूरह बकरा में कहता है, ऐ वो लोग जो इंटरेस्ट में डील करते हैं, अल्लाह उनके ताल्लुक से क्या कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान है उनके लिए। तो ऐसे मुसलमानों को अल्लाह के नाम पे रिबा खिलाने वालों पे जंग का ऐलान है, अल्लाह ने किया है ये। दूसरी बात है कि ऐसी पॉन्जी स्कीम फूट ही जाती है दोस्तों। अल्लाह ने कुरान में वापस से बताया कि मैं सदकात में इजाफा करूंगा और मैं सूद को तबाह कर दूंगा, और अल्लाह ने सूद को तबाह किया। हर पॉन्जी स्कीम की एक टाइम फ्रेम होता है। कुछ पॉन्जी स्कीम्स तो यूएस में 30-30, 40-40 साल तक चली है। तो आखिर ये पॉन्जी स्कीम फटी, लोगों को ये बात समझ में आया और अल्लाह ने इसे तबाह किया। अब दोस्तों एक और सवाल उठता है, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनी होगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई आपा के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, आपा कितनी मुश्किलों से गुजर रही है, आपा ने ये किया, आपा ने वो किया, लोगों का दिल नहीं पिघल रहा कि आपा को लेके आपा कितनी परेशानियों में है। देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। ये कहा है कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? ये दर्ज दे रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके साथ सिंपैथी नहीं की जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता, उसके साथ सिंपैथी नहीं की जाती। खैर वो उस जमाने का कानून था। हम यहाँ के कानून से देखते हैं कि ऐसे लोग जो पॉन्जी स्कीम करते हैं, मैं हैरान हुआ। ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए वाकई में, क्योंकि अपने आप में ये फ्रॉड है और पूरे दुनिया का कानून है दोस्तों। अगर आप यहाँ हो या अगर आप चाइना में हो या आप अमेरिका में हो या रशिया में हो या सऊदी अरब में हो, कहीं भी हो, अगर किसी इंसान के साथ फ्रॉड होता है तो जाहिर सी बात है वो पुलिस कंप्लेन करेगा, जाहिर सी बात है ना। या फिर दो ऑप्शन बचते हैं ना इंसान के पास, या तो वो कानून को अपने हाथ में ले ले जो कि इलीगल है, या फिर वो पुलिस की मदद ले। जाहिर सी बात है कोई भी ये करेगा, तो इसमें गलत क्या है? और ऐसे लोगों को तो वाकई में कंप्लेन करना जरूरी है। इनको ये बताना जरूरी है कि भाई ये क्या, अगर आप इनको सबक ना सिखाए तो दोस्तों कल ये जाएंगे और किसी और को लूटेंगे, कल ये जाके किसी और को लूटेंगे। आज जो लोग इस चक्कर में तबाह हुए हैं ना, कोई अपने 30 लाख गवा के बैठा है, कोई 40 लाख गवा के बैठा है, कोई 50 लाख गवा के बैठा है, कोई करोड़ों रुपए गवा के बैठा है, कोई एक फैमिली। ये जो पैसा कमाने के लिए ना कम से कम 2 से 3 जनरेशन लगते हैं। जो लोगों ने 40-40, 50-50 लाख गवाए हैं ना, ये 3 जनरेशन से एक फैमिली के पास ये पैसा आता है। मतलब दादा से जो बेटे ने इनहेरिट किया, दादा से जो बाप ने इनहेरिट किया और बाप से जो बेटे ने इनहेरिट किया, 3 जनरेशन लगते इतना पैसा जमा होने के लिए। और लोगों का ये जनरेशन का पैसा खत्म हो गया, लोग रास्ते पे आ गए। मतलब अब इतना पैसा वापस से जमा करने के लिए लोगों को और 3 जनरेशन जाएंगे। कितना बड़ा खंजर घोपा गया मुसलमानों के सीनों में और मुसलमानों के पीठ पे। जिन लोगों ने इस पॉन्जी स्कीम को एक्सपोज किया, और मैं मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। क्यों? अब जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं, जब ये ऑलमोस्ट रास्ते पे आने की नौबत आ गई है, तो अब ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों और रिश्तेदारों से ये पैसे मांग रहे हैं। दोस्त और रिश्तेदार इन्हें पैसे दे रहे, तब इनका घर चल रहा है। अगर ये पॉन्जी स्कीम सही वक्त पे एक्सपोज नहीं होती और लोग जुड़ जाते हैं, मान लीजिए वो जो रिश्तेदार आपको पैसा दे रहा है वो लोग भी अपने 20-30 लाख रुपए इसमें डाल देते, तो आज वो भी रास्ते पे आ जाता है। दूसरी बात, मतलब कमाल है दोस्तों। मुझे ये बात जब हीरा गोल्ड के ताल्लुक से बात आई, हीरा गोल्ड से तो मैं वाकिफ था बहुत टाइम से, बहुत सारे मैंने जिस तरह से बताया मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। उसके बाद पता चला कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है बेंगलोर में, ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम चल रही है अल्लाह रसूल के नाम पे। मतलब मैं हैरान हुआ कि मुसलमानों में फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी कम है। मतलब मुसलमान फाइनेंस के नाम पे कितने भोले भाले हैं कि कोई भी उन्हें आके बेवकूफ बना देता है। जो आज मुसलमान 2-3 लाख मुसलमान बर्बाद हुए हैं, उनके साथ कितने सारे फैमिली मेंबर्स उनके बर्बाद हुए हैं। अगर ये सारी पॉन्जी स्कीम क्या होती है, धोखे की स्कीम, स्कैम क्या होता है, ये मुसलमान नहीं समझेंगे तो कल को और ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम में मुसलमान पैसा लगा के बर्बाद हो जाएंगे, खुद अपने आप को तबाह कर लेंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स को तबाह कर लेंगे। तो ये मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्रिमिनल्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों
मैं वल्लाही कहता हूं, मुझे इतने कुछ आलिमों ने भी मुझे कहा और मुझे ये कहने की कोशिश की कि आप ये काम नहीं करिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे, कुछ तो मुझ पे फतवे लगा रहे कि तुम जहन्नुमी हो वगैरह वगैरह के। लेकिन मैं नहीं डर रहा हूं। क्यों नहीं डर रहा हूं मालूम है दोस्तों? क्योंकि अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं, मैं 3 बार अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊं। अल्लाह की कसम, ये एक धोखा था, हीरा गोल्ड एक धोखा था। अल्लाह की कसम, हीरा गोल्ड एक धोखा था, फ्रॉड था, एक पॉन्जी स्कीम थी और कुछ नहीं थी। अल्लाह की कसम, ये एक बहुत बड़ा धोखा था मुसलमानों के लिए और मुसलमान अब भी नहीं समझ पा रहे। दोस्तों, अगर ठीक है आप अगर मेरे खिलाफ है कोई बात नहीं, लेकिन एक मुसलमान जो है वो अल्लाह की कसम खाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वो झूठी कसम खाए तो वो बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई शक नहीं है अल्लाह की कसम कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी, ये एक झूठ था, धोखा था, मकर और फरेब था। और जिस तरह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह का वादा सच है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं सदकात में इजाफा दूंगा और मैं रिबा को तबाह कर दूंगा। ये रिबा का धंधा था और वो तबाह हुआ। दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो ये केस परस्यू कर रहे हैं। और वाकई में दोस्तों देखिए, जिस तरह से एक कंपनी, बैंक भी एक फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग पे काम करती है, मतलब ये कि जितना वो पैसा लोन आउट कर देती है, ठीक है, अगर आप अपने 1000 रुपए बैंक में जाके जमा करें तो वो 100 रुपए अपने सेफ्टी वॉल्ट में रखेगी, बाकी के 900 रुपए वो लोन आउट कर देगी। ठीक है, तो अगर सारे लोग एक साथ उस बैंक के पास है ना पैसा मांगने के लिए पहुंच जाए तो बैंक डूब जाएगी। वो क्यों डूब जाएगी? क्योंकि वो रिबा का धंधा है। रिबा का धंधा ऐसा ही चलता है, एक सूद का कारोबार ऐसे ही चलता है। ये इसी सेम पैटर्न पे एक पॉन्जी स्कीम भी चलती है दोस्तों, वो भी सूद का ही कारोबार होती है। क्योंकि हर कोई अगर मांगने आ जाए ना पैसा, तो ये स्कीम पूरी कोलैप्स कर जाती है, बिकॉज हर किसी को देने के लिए इनके पास पैसा है नहीं। अगर एक बंदे ने 1 लाख रुपया लगाया हो, मान लीजिए 2008 से ये स्कीम चल रही है, 2018 में जाके ये पॉन्जी स्कीम फूटी। अगर एक बंदे ने 2008 में 1 लाख रुपया लगाया, 2009, 2010, 2011 3 साल में उसके 1 लाख रुपए रिकवर कर लिए, लेकिन फिर भी उसने वो पैसे अपने नहीं लगाए, तो वापस उसे 3-3 हजार रुपए मिलते जा रहे हैं। अब उस फंड में कंपनी चूंकि बिजनेस नहीं कर रही है, कंपनी का कोई सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो उस पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा कहां से आते जा रहा है? तो जाहिर सी बात है, नए इन्वेस्टर्स से वो पैसा आते जा रहा है। और कंपनी इसी भरोसे पे चल रही है कि इन्हें यकीन है कि ये नए इन्वेस्टर्स हमेशा आते ही जाएंगे और ये जो फ्रॉड है ये कभी बंद नहीं होने वाला। धंधा नहीं कहना चाहिए, ये फ्रॉड है, फ्रॉड बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये कभी बंद नहीं होने वाला। जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाते हैं, लोगों को इनकी हकीकतें पता चलने लग जाती है, तो पुराने इन्वेस्टर्स को भी डिफॉल्ट करने लग जाती है। इस तरह से ये लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स ये बिखर जाती है, ये कोलैप्स हो जाती है स्कीम। वैसा ही हुआ इस स्कीम के साथ दोस्तों। तो वल्लाही खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोले दोस्तों, ठीक है, अपनी आंखें खोले, समझे कि ये एक पॉन्जी स्कीम है और कुछ नहीं है। और मेरी एडवाइस आज भी लोगों को यही रहेगी कि लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि एफआईआर ना करें, ठीक है। मैं अपने दोस्तों और आप अपनी जो मर्जी आपको करें, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना फैसला आप पे ठोकूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैंने यही सलाह की है कि भाई एफआईआर करें, क्योंकि एफआईआर के बिना कोई जरिया नहीं है जिसपे आपके पूरे पैसे लौट जाए। ठीक है, अगर आपा कल को बाहर आ जाती है वो पैसे लौटाएगी, क्योंकि उनको दिखाना है लोगों को कि वो लौटा रही है और उनका वादा सच्चा है, लेकिन वो सारे पैसे नहीं लौटा पाएगी क्योंकि उतने पैसे है ही नहीं कंपनी के पास। यही तारुफ होता है एक पॉन्जी स्कीम का, यही तारुफ होता है। तो एफआईआर आपको करना चाहिए, आपको जाके कंप्लेन करना चाहिए दोस्तों। एफआईआर विड्रॉ करने की बेवकूफी ना करे, या गलती ना करे, और एफआईआर ना करने की भी गलती ना करे दोस्तों। मैं आज आपको ये बात अश्योर करता हूं कि आज से 2 साल बाद भी या 1 साल बाद भी ना कंपनी पूरे पैसे आपको नहीं लौटा पाएगी। ये कह रहे हैं कि 4-4 महीने में, 3-3 महीने में आपको पैसे लौटा देंगे, बट इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब इतना अक्रू हो जाता है लोगों को प्रॉफिट देना और लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जितना अमाउंट कलेक्ट होता है उससे ज्यादा इनकी लायबिलिटीज हो जाती है। तो ये वर्चुअली एक पॉन्जी स्कीम के लिए, एक सूद के धंधे के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है ये करना।